बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोड ऑफ एथिक्स को कंटिन्यू रखते हैं और पिछली वीडियो में हम पहुंचे थे फ्रेमवर्क तक। कोड ऑफ एथिक्स कैन हेल्प एंड गाइड ए प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल इन मैनी वेज। इट ऑफर बेनिफिट्स टू प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल लाइक नंबर 1 फ्रेमवर्क। बहुत सारे फ़ायदे जो कोड ऑफ एथिक्स प्रोक्योरमेंट में काम करने वाले लोगों को देते हैं, उनमें नंबर 1 है फ्रेमवर्क, कि एक इक्वल फ्रेमवर्क सबको मिल जाता है। एक ही इंस्ट्रक्शन सबके लिए होते हैं, खा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या वो जूनियर स्टाफ में लोग हों, मिडल मैनेजमेंट में हो, सब ने कोड ऑफ एथिक्स को इक्वली फॉलो करना होता है कि अगर रिश्वत नहीं लेनी या कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखने वेंडर से, प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखने या किसी से खाना नहीं खाना वगैरह वगैरह, जो भी कोड ऑफ एथिक्स में लिखा होगा वो सब के लिए इम्प्लीमेंट होगा और सब डेजिग्नेशन के ऊपर होगा। तो ये एक जनरल फ्रेमवर्क सबके लिए मिल जाता है। अच्छा, पिछली वीडियो में मैं वैल्यूज़ के ऊपर कुछ गड़बड़ा गया था, मुझे समझ नहीं आई। सम टाइम हो जाता है, बहरहाल इससे आप समझ सकते हैं कि सम टाइम सिखाने वाले भी बस गुग्गुई होते हैं इसी तरह। तो जाके फिर वैल्यूज़ को देखा। वैल्यूज़ बेसिकली किसी चीज़ की अहमियत होती है, कीमत होती है, वर्थ होती है कि ये किस वैल्यू का। जैसे मॉनेटरी वैल्यू है कि कीमत की क्या वैल्यू है, प्राइस वैल्यू है, वैल्यू ऑफ मनी है। तो वैल्यू मीन्स कि आपकी उस चीज़ की वर्थ क्या है। तो वैल्यूज़ में मनी के अलावा जो भी चीज़ होगी उसको वैल्यूज़ कहा जाए। जैसे इक़दार जो उसको भी वैल्यू कहते हैं कि जो आपकी रवायात हैं उनको वैल्यूज़ कहते हैं। जैसे रवायात क्या होती हैं, ये जो आपके ख़ानदान से आ रही होती हैं, जो आपके डिपार्टमेंट से आ रही होती हैं, कंपनी से आ रही होती हैं, कि पीछे से क्या चीज़ें चली आ रही हैं जो आपको मिल रही हैं, तो इसको भी वैल्यूज़ कहते हैं। गुड बैड दोनों हो सकती हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ बेसिकली कदर होती है, किसी चीज़ की अहमियत होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो बेनिफिट हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने का, वो है रेपुटेशन। जब आप कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो काम करने वाले होते हैं उनकी भी रेपुटेशन बेहतर होती है और जो कंपनी होती है उसकी भी रेपुटेशन बेहतर होती है। मैं एक बस कंपनी में था, तो जब मैंने उसको ज्वाइन किया था तो उससे पीछे जो प्रोक्योरमेंट को बंदा हेड कर रहा था वो किसी ऐसे ही करप्शन केस में फारग हुआ था। तो थोड़ी देर तो मैंने भी जॉब की कुछ माह, और उसके बाद वो जो कल्चर था वहाँ पे, तो उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि वो बंदा बेचारा बिला वजह नौकरी से निकाला गया, अदरवाइज़ उसका कसूर नहीं था, पीछे कुछ और हो रहा था। और मैं एक और जगह पे मैंने सोचा कि मुझे इस जॉब को छोड़ देना चाहिए। मैं एक टेक्सटाइल कंपनी में गया इंटरव्यू के लिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार अभी आपने कुछ माह पहले ही तो इस कंपनी को ज्वाइन किया है, तो अभी आप क्यों उसको छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा जी कि मैं नहीं चाहता कि वो करप्शन जो दूसरों की वजह से वहाँ पे हो रही है तो उसका शिकार मैं हो जाऊँ, और फिर मुझे भी साल 2 साल बाद जैसे पिछले प्रोक्योरमेंट हेड को निकाला गया तो वो सारा कुछ मुझ पे डाल के मुझे फार कर दे। तो ये कुछ जहाँ पे इस तरह का कल्चर डेवलप हो चुका होता है, क्योंकि करप्शन प्रोक्योरमेंट में नहीं होती, करप्शन एंड यूज़र के एंड के ऊपर ज़्यादा होती है कि वहाँ पर वेंडर डिसाइडेड होते हैं कि बस इसी वेंडर से लेनी है, प्राइसेस डिसाइडेड होती हैं, क्वालिटी डिसाइडेड होती है, और उसके लिए लॉजिक दिया जाता है कि जी ये हमारी क्रिटिकल आइटम है तो इसी वेंडर से इसी रेट के ऊपर आएगी, और वेंडर चेंज नहीं करना, और ना आपने इसकी प्राइस को मार्केट से चेक करना है। हम जो ले रहे हैं वो क्वालिटी ले रहे हैं, आप जो कम प्राइस की ढूंढेंगे हमें वो आइटम नहीं चाहिए। तो अब इस तरह की चीज़ें जब फोर्सली प्रोक्योरमेंट से करवाई जाती हैं कि नहीं बस इस वेंडर से इसी रेट के ऊपर लेना है, तो कुछ ही टाइम के बाद वो प्रैक्टिस जब कहीं और किसी और जगह हाईलाइट होती है, कोई एडिटर उसको चेक करता है, कोई
शेयर होल्डर, कोई डायरेक्टर, इस लेवल पे जब वो करप्शन चेक होती है तो पता चलता है कि जी वो जो एंड यूज़र थे वो सब निकल गए और जो प्रोक्योरमेंट वाले हैं वो फंस जाते हैं। तो मकसद कहने का ये कि जब मैं इंटरव्यू देने गया मैंने कहा जी ये वो कंपनी करप्ट है, वहाँ पे करप्शन बहुत है, तो मैं इस वजह से उस जॉब को छोड़ना चाहता हूँ। तो सम टाइम लोगों की करप्शन के साथ कंपनी की रेपुटेशन भी स्टेक के ऊपर होती है, दांव पे लगी होती है। तो ना सिर्फ लोग अपनी रेपुटेशन को ठीक रख सकते हैं अगर उनका कोड ऑफ कंडक्ट दुरुस्त होगा, बल्कि कंपनी भी अपनी रेपुटेशन ठीक रख सकती हैं अगर उनके रिटर्न कोड ऑफ कंडक्ट हो गए। तो फिर कोई मेरे जैसा बंदा कहीं इंटरव्यू में ये नहीं कह सकता कि जी मैं अपनी जॉब इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि मैं उस करप्शन का, उसी के रगड़े में ना आ जाऊँ और मेरी जॉब भी करप्शन की वजह से मुझे निकाल दिया जाए। तो बहरहाल ये रेपुटेशन अगर कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स, अगर कोड ऑफ एथिक्स रिटर्न अवेलेबल हैं तो इससे एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट और कंपनी दोनों तीनों की रेपुटेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वो उन एथिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। प्रोटेक्शन नेक्स्ट है जो बेनिफिट कि अगर कोड ऑफ एथिक्स अवेलेबल हैं रिटर्न तो उससे जो बेनिफिट होगा वो प्रोटेक्शन होगी। प्रोटेक्शन को आप इस तरह से लेके बहुत सारी चीज़ों में आपको रियायत डिस्काउंट मिल जाता है, कीमत कम मिल जाती है, क्योंकि आपके एथिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी रेपुटेशन बेहतर होती है। जैसे आप समझें कि अगर गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा हुआ तो उसकी इंश्योरेंस की प्राइस कम होगी, अगर ट्रैकर नहीं लगा हुआ तो उसकी इंश्योरेंस की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर ट्रैकर नहीं लगा तो उसका रिस्क बढ़ जाता है, तो इंश्योरेंस की प्राइस भी बढ़ जाएगी कि जी इसमें ट्रैकर नहीं है तो ये चोरी होगी तो ये मिलेगी नहीं, तो इसका रिस्क ज़्यादा है, तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ऐसे ही अगर एथिक्स स्ट्रॉन्ग है और एथिक्स अवेलेबल है रिटर्न और उनके ऊपर अमल हो रहा है तो वहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी, तो उस कंपनी को बहुत सारी जगहों पे डिस्काउंट मिल सकता है, जिनमें से नंबर 1 इंश्योरेंस भी हो सकती है। और इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर कोई, चूँकि वहाँ पे फ्रॉड और इस तरह की चीज़ें कम हो जाएंगी तो उससे भी इंश्योरेंस है। जैसे कि अभी तो खैर ऐसे नहीं हो रहा हुआ, लेकिन कुछ टाइम पहले कंपनियों को जो भी कैश सैलरी देने के लिए कैश की रिक्वायरमेंट होती थी तो लोग, उनके जो कैश डिपार्टमेंट के लोग होते थे वो बैंक जाते थे, वहाँ से चेक लाखों रुपए का, जैसे 20, 30, 50 लाख, 1 करोड़ का चेक कैश को आया, फिर वापस आए फैक्ट्री में, और जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनको फिर कैश सैलरी पे की जाती थी। और रास्ते में इस तरह के इंसिडेंट हो के चांसेस होते थे कि जी कैश बैंक से लेके कैशियर आ रहे थे और रास्ते में उनको लूट लिया गया। तो जो वो कैश इन ट्रांजिट होता है वो सिक्योर होता है कि जी अगर बैंक से फैक्ट्री तक आते हुए कैश चोरी हो जाए या छीन लिया जाए, या कंपनी से बंदा कैश लेके बैंक जा रहा है जमा करवाने अपने अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में, तो भी वो चोरी हो सकता है रास्ते में। तो उसके लिए भी वो भी इंश्योर्ड होती हैं, ट्रांजैक्शन इंश्योर्ड होती हैं कि इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है उसकी जब इंश्योरेंस, अगर कंपनी के पास एथिक के रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है तो उनकी एथिक्स ज़्यादा बेहतर होंगे और उसके इंश्योरेंस का रेट कम मिलेगा और इंश्योरेंस में उनको कॉस्ट सेविंग हो सकती है, यानी प्रोटेक्शन का एक बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट बेनिफिट है फोकस, कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहती है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं होते। फोकस से मुराद है कि आप कंटिन्यूसली उसको देखते रहते हैं, उस पर गौर करते रहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। तो जब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं फोकस के साथ तो उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस निकलते रहते हैं। तो जब चीज़ें इम्प्रूव होती हैं तो वो और बेहतर से बेहतर होती रहती हैं। तो पहले तो आप रिटर्न अपने कोड ऑफ एथिक्स देंगे डिपार्टमेंट को, फिर उन कोड ऑफ एथिक्स को जब इम्प्लीमेंट करेंगे, कंटिन्यूटी उसमें रहेगी तो उसमें
एडवांसमेंट आती रहेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, उसमें जो चीज़ें और ऐड हो सकती हैं बेहतर वो आप ऐड करते रहेंगे। तो जब इम्प्रूवमेंट होती है तो चीज़ें और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाती हैं, और वो चीज़ें जो बेनिफिट आपको पीछे जो हम बोल रहे हैं कि ये बेनिफिट है, तो ये बेनिफिट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके रिटर्न होते हैं। फोकस को इस तरह से भी देख लें कि अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप डेली जा रहे हैं और आप डेली इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे होते हैं कि अच्छा आज मेरी फिज़ीक, मेरी बॉडी में कितना चेंजेस हैं, या आज कैसा लग रहा हूँ, आज क्या हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यूटी होती है किसी काम में, वो फोकस के ऊपर बेस होती है कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि आप उस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और फोकस जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाता है आपको। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट से मारा कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जब जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको लिखा जाता है तो उसके पीछे कोई एक बंदा हो सकता है, मे बी वो HR का कोई बंदा हो, मे बी वो एडमिन का कोई बंदा हो, यानी जिसको भी ये ड्यूटी लगाई जाएगी कि भी आपने कोड ऑफ एथिक्स बनाने हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए या डिपार्टमेंट के लिए, तो उसमें पॉसिबल है अकाउंट्स फाइनेंस वाले लोग शामिल हो जाएं, या मतलब लिखेगा कोई एक बंदा, लेकिन जब वो लिख के उसको अप्रूवल से पहले डिस्कस करेगा तो फिर सब लोग उसमें शामिल होंगे, और स्पेशली वो डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल होगा जो कि जिसके ऊपर वो कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि अगर HR में से किसी आदमी ने कोड ऑफ एथिक्स को लिखा है तो वो प्रोक्योरमेंट के मुतल्लिक हैं, तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से उसको डिस्कस किया जाएगा कि जी ये हम आपके लिए कोड ऑफ एथिक्स बना रहे हैं, तो इसको आप बताएं कि इसमें कुछ चेंजेस करनी है, इसमें कोई और चीज़ ऐड करनी है। तो इस तरह से जब इन्वॉल्वमेंट होती है तो सब लोग उसमें अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, जिससे कि उसमें और बेहतरी आती है और चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है डाइवर्सिटी। ए कोड ऑफ एथिक्स शुड कंसीडर द कल्चर, बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑल इंडिविजुअल्स विद इन द कंपनी। डाइवर्सिटी से मुराद है कि ये मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से इम्प्लीमेंट होता है। अगर किसी जगह पे कुछ मुस्लिम काम कर रहे हैं और उसमें एक क्रिश्चियन या कुछ क्रिश्चियन हो सकते हैं या किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो सकते हैं, तो अगर कोई एक चीज़ मुस्लिम्स के लिए ममनू है तो लाजमी नहीं कि वो क्रिश्चियन के लिए या दूसरे मज़हब के जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी ममनू हो। तो अब जो कोड ऑफ एथिक्स होंगे वो सब के लिए एक जैसे नहीं होंगे। तो यहाँ डाइवर्सिटी से मुराद है कि यहाँ पे आप हर जो रिलीजन के हिसाब से या उनकी जो भी उनके रिलेटेड जो ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे उनको इतराज़ नहीं होगा तो उसके हिसाब से कोड ऑफ एथिक्स बनाते हैं। तो जैसे रिलीजन की एग्जांपल दी तो मुसलमानों के लिए उनके मज़हब के हिसाब से कोड ऑफ एथिक्स मैनेज किए जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे, और वो जो दूसरे मज़हब के लोग होंगे उनके अपने मज़हब और उनके अक़ीदे और गुड प्रैक्टिसेस के हिसाब से कोड ऑफ एथिक्स बनाए जाएंगे। तो इस तरह से हर बंदे की जो फ्रीडम है उसके रिलेटेड उसको मद्देनज़र रखा जाएगा ताकि गुड प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब गुड प्रैक्टिसेस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के लिए शराब पीना मना है और किसी के लिए नहीं मना, तो जिसके लिए नहीं मना उसके लिए जो गुड एथिक्स होंगे वहाँ पे शराब उसमें ऐड नहीं की जाएगी, लेकिन जिसके लिए मना है तो वहाँ पे उसको मना ही किया जाएगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो जो भी कोड ऑफ एथिक्स रिटर्न दिए जाएंगे वो उनके उस अक़ीदे मज़हब या उनकी जो भी उनके जिससे उनको कुछ हर्ट ना हो उनकी फीलिंग उसके हिसाब से किए जाएंगे, लेकिन जो जनरल गुड प्रैक्टिस है उनको फॉलो किया जाएगा। Failure to follow the code of ethics can cost a procurement function in terms of valuable time and resources as well as bad publicity। अब ये सारे बेनिफिट अगर आप रिटर्न कोड ऑफ एथिक्स
के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए उनको रिटर्न देते हैं डिपार्टमेंट को, तो आप इन सारे बेनिफिट्स को अचीव करते हैं। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप की रिप्यूट बेहतर रहती है, आपकी जो वर्किंग है वो स्मूथ रहती है, कोई ट्रबल प्रॉब्लम नहीं आती और स्मूथली सारे फंक्शन चलते हैं। और अगर ये नहीं फॉलो किए जाते या रिटन कोड ऑफ एथिक्स होते ही नहीं है, तो उससे फिर आपका टाइम, रिसोर्सेज और बैड रेपुटेशन बनती है। अब ये टाइम कैसे वेस्ट हो सकता है, रिसोर्सेज और बैड रेपुटेशन कैसे हो सकती है, इसको आप सिंपल ये ना कहें कि जी एथिक्स में सिर्फ झूठ बोलना आ रहा है या रिश्वत लेना आ रहा है या कोई ब्राइबरी है या कोई रिलेशन, पर्सनल रिलेशन है या किसी से खाना खा लिया है, तो सिंपली ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। आप इसको एक बड़े कैनवस पे जब देखेंगे तो आप फ़र्ज़ कर लें कि एक बड़ी मोटरवे बन रही है दो सिटी के दरमियान, या पूरे पाकिस्तान में एक बड़ी मोटरवे बन रही है और वहाँ पे सारी वेंडर सिलेक्शन हो चुकी है, सोर्सिंग हुई, फिर वेंडर की सिलेक्शन हुई, फिर उनसे टेंडरिंग की गई, फिर कंपैरिजन हुए और टेंडर अनाउंस कर दिया गया, फिर वो टेंडर उसको दे के तो काम शुरू करने के लिए कहा गया, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ था उस मोटरवे के ऊपर। तो पता चला कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो वो जो अनएथिकल एक्टिविटीज़ जब पकड़ी जाएंगी और अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो सारे प्रोसेस जो पीछे किए थे, वेंडर सोर्सिंग से लेके सिलेक्शन, फिर उनकी टेंडरिंग, फिर टेंडर प्रोसेस, फिर ऑर्डर इशू करना, ये सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट जो मिलियन बिलियन ऑफ रुपीज़ की कॉस्ट का हो और जिसके ऊपर हो सकता है कुछ साल भी लगे हों काम करते हुए, जैसे कि कालाबाग डैम के लिए कहा जाता है कि जी इतने साल इस पे ये काम हुआ, फिर इतने साल इस सन में हुआ, इतने साल इस सन में हुआ, इतने पैसे इसके ऊपर खर्च किए गए। तो इसी तरह से कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, उसके ऊपर बेशुमार सोर्सेज लगे होते हैं, टाइम लगा होता है और रिप्यूट उसके साथ इन्वॉल्व होती है। तो जब इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में ये डिस्क्लोज हो कि यहाँ पे कुछ अनएथिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वो सारे का सारा प्रोसेस जो है रिवर्ट हो जाएगा, वो सारे का प्रोसेस ख़त्म करके फिर नए सिरे से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस पे जो कुछ भी लॉस होगा वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से, वो सिर्फ इसलिए होगा कि वहाँ पे रिटन एथिकल कोड ऑफ एथिक्स के लिए रिटन कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं थी, या थी तो उनको फिर बाईपास किया गया। तो एथिकल जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको इस सब से बचा सकती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।